सम्राट धनानंद का पुत्र राजकुमार पब्बत तक्षशिला पहुंच चुका था और वहां पहुंचते ही वो सीधे जाकर आचार्य गजानन के चरणों में जाकर गिर पड़ा। ये देख आचार्य गजानन की खुशी की तो सीमा ही नहीं रही और उन्होंने राजकुमार को उठाकर अपने गले लगा लिया। वहीं चाणक्य को समझ नहीं आया कि ये सब आखिर क्या हुआ। उसी शाम सुकेतु बनी सुकन्या तक्षशिला के सेवक गृह के एक विशाल कक्ष में सबकी दृष्टि से बचकर तलवार चलाने का अभ्यास कर रही थी। उससे तलवार संभाली भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे चलाने का प्रयास कर रही थी। अपने माता पिता की हत्या का रोष उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था और उसी रोष में वो तलवार इधर उधर चलाए जा रही थी। तभी अचानक एक दूसरी तलवार ने उसकी तलवार को हवा में ही रोक लिया। सुकन्या चौंक से गई और जब उसने ध्यान से देखा तो सामने चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त उसकी तरफ देखते हुए बोला, तलवारबाजी का पहला नियम है कि हमेशा अपनी आंख और कान खुले रखें, क्योंकि दुश्मन किसी भी समय कहीं से भी आकर वार कर सकता है। चंद्रगुप्त को लगा था कि उसकी बात सुनकर सुकन्या रुक जाएगी, लेकिन उसके उलट सुकन्या और तेजी से उस पर वार करने लगी। वो बिना रुके लगातार चंद्रगुप्त पर वार किए जा रही थी और चंद्रगुप्त उन वारों को किसी तरह अपनी तलवार से रोक रहा था। चंद्रगुप्त को जब संभलने का मौका नहीं मिला तो आखिरकार उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो सुकन्या? मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे मार डालोगी क्या? ये सुन सुकन्या ने अपनी तलवार रोक ली और गुस्सा जताते हुए बोली, मित्र वो होते हैं जो सहायता करते हैं, अपना दिया हुआ वचन निभाते हैं। चंद्रगुप्त को सुकन्या की ये बात समझ नहीं आई और असमंजस में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? सुकन्या उसकी तरफ देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोली, तुमने मुझे क्या वचन दिया था कि जो भी तुम तक्षशिला में सीखोगे वो मुझे भी सिखाओगे, लेकिन तुमने ऐसा किया? चंद्रगुप्त सुकन्या के ऐसे क्रोधित होने का कारण समझ चुका था। वो हैरानी में बोला, अच्छा तो तुम इतनी सी बात पर क्रोधित हो? सुकन्या अपने स्वर को और ऊंचा करते हुए बोली, ये इतनी सी बात नहीं है चंद्रगुप्त, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तक्षशिला में रूप बदलकर प्रवेश इसलिए लिया है ताकि मैं युद्ध कला में निपुण बन सकूं। लेकिन तुम्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। आचार्य चाणक्य के शब्द उस कक्ष में गूंजे। उन्हें देख दोनों ने अपनी अपनी तलवारें किनारे रख दी और उन्हें झुककर प्रणाम किया। आचार्य ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कुछ सोचते हुए बोले, सुकेतु और चंद्रगुप्त, तुम दोनों को आपस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहां पर हो और किस बारे में बात कर रहे हो। सुकन्या हाथ जोड़ते हुए बोली, क्षमा करें आचार्य, वो मैं क्रोध में गलती से बोल गई। अत्यधिक क्रोध ही इंसान के पतन का कारण बनता है सुकन्या, इसलिए आगे से ध्यान रहे और अपने क्रोध को यूं व्यर्थ मत गवाओ। इसे पालना सीखो और सही स्थान और सही समय पे उसका प्रयोग करो। जी आचार्य, सुकन्या ने सर झुकाते हुए कहा। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की तरफ देख संशय में बोला, आचार्य, मुझे पता चला कि जो राजकुमार तक्षशिला आया है वो कोई और नहीं बल्कि मगध के राजा धनानंद का पुत्र पब्बत है, और वो आते ही आचार्य गजानन के पैरों में गिर गया। मुझे लगता है कि आचार्य गजानन ही उसे यहाँ लेकर आए हैं। चंद्रगुप्त की बात सुनकर आचार्य चाणक्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो एक आत्मविश्वास के साथ बोले, राजकुमार पब्बत को तक्षशिला आचार्य गजानन नहीं बल्कि मैं लेकर आया हूं। ये सुनते ही चंद्रगुप्त और सुकन्या दोनों हैरान रह गए। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य में पूछा, आप? लेकिन क्यों आचार्य? वो तो राजा धनानंद का पुत्र है और वो तो आपके सबसे बड़े शत्रु है ना? फिर शत्रु के पुत्र को अपनी खेमे में आमंत्रित करने का क्या फायदा? आचार्य चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, इसी को राजनीति कहते हैं चंद्रगुप्त। जब आप दुश्मन पर सीधा वार ना कर सको तो उसकी कमजोरी पर वार करो, दुश्मन खुद ही समाप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त और सुकन्या दोनों ही आचार्य की बात को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि आचार्य चाणक्य जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। तभी सूरजमल ने वहां प्रवेश किया और आचार्य चाणक्य के समीप आकर उनके कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर आचार्य चाणक्य के भाव बदल गए। वो चंद्रगुप्त और सुकन्या की तरफ देखते हुए बोले,
अभी मुझे जाना होगा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। दोनों ने सिर हिला के हामी भरी और चाणक्य सूरजमल के साथ वहां से निकल गए। उनके जाते ही सुकन्या चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या सोचा है सम्राट चंद्रगुप्त ने? हमें आज कुछ सिखाएंगे कि नहीं? चंद्रगुप्त तलवार उठाते हुए बोला, अवश्य, आज मैं तुम्हें तलवारबाजी की कुछ बारीकियां सिखाऊंगा जो हाल ही में मैंने आचार्य श्वेतांग के सानिध्य में सीखी हैं। ये सुन सुकन्या का चेहरा उत्साह से खिल गया और उसने भी तुरंत अपनी तलवार उठा ली और अगले ही पल दोनों तलवारबाजी के अभ्यास में ऐसे खो गए जैसे कि एक ऋषि तपस्या में खो जाता है। इधर आचार्य गजानन ने जब अपने कक्ष में प्रवेश किया तो आज उनके चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई थी। उन्हें रह रहकर वो दृश्य याद आ रहा था जब पूरे तक्षशिला के आचार्यों के सामने राजकुमार बब्बत सीधे आकर उनके पैरों में गिर पड़ा था। गर्व से उनकी छाती चौड़ी हुई जा रही थी। अपनी खुशी में वो इतना खोए थे कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि उनके कक्ष में अंधेरा हो रखा था और तभी अचानक अंधेरा होने के कारण उनका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। वो जमीन पे गिरने ही वाले थे कि तभी किसी ने उन्हें थाम लिया। आचार्य गजानन चौंक गए कि यूं अंधेरे में उनके कक्ष में भला कौन हो सकता है। उनको अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए बोले, कौन है यहाँ? लेकिन कोई आवाज नहीं आई, जैसे कि कोई उनको सहारा दे किसी साए की तरह गायब हो चुका था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो हड़बड़ाहट में कक्ष के बाहर चल रहे एक दिए को उठा अंदर ले आए। कक्ष में रोशनी बिखर गई। उनको सहारा देने वाला व्यक्ति भी नजर आ गया। वो वहीं सामने खड़ा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजकुमार बब्बत के साथ आया सैनिक मालकेतु था। उसके शरीर की मजबूत बनावट और कमर से लटक रही तलवार उसके कुशल योद्धा होने का प्रमाण दे रही थी। उसे देखकर आचार्य गजानन हैरानी में बोले, तुम यहां क्या कर रहे हो? आपकी प्रतीक्षा। मालकेतु गंभीरता से बोला। आचार्य गजानन हैरानी भरे स्वर में बोले, मेरी प्रतीक्षा? लेकिन क्यों? मालकेतु उनकी तरफ देखते हुए विनम्रता से बोला, क्योंकि इस पूरे तक्षशिला में एक आप ही है जो समझदार है और मगध के हितैषी है। उसकी बात सुन आचार्य गजानन असमंजस में बोले, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? ये सुन मालकेतु अपना परिचय देते हुए बोला, मैं मालकेतु हूं, मगध के महामंत्री अमात्य का प्रमुख सेवक, और उन्होंने ही मुझे राजकुमार बब्बत के साथ तक्षशिला भेजा है ताकि मैं राजकुमार बब्बत के साथ साथ उस कुटिल आचार्य चाणक्य पर भी दृष्टि रख सकूं। वो कपटी आचार्य मगध के महाराज धनानंद के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहा है, मुझे उस षड्यंत्र का पता लगाना है ताकि मैं अपने मगध को सुरक्षित रख सकूं। और इस कार्य में मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो जैसा महामंत्री अमात्य ने कहा है, आने वाले समय में वो आपको भी पुरस्कृत करेंगे। अंधा क्या चाहे तो आंखें। आचार्य गजानन तो जैसे इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो खुश होते हुए बोले, क्यों नहीं, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तो स्वयं आचार्य चाणक्य को सबक सिखाना चाहता हूं। इसलिए मैंने अपने शिष्य राजहंस को भी मगध भेजा था ताकि वो समय रहते आचार्य चाणक्य के आने की सूचना मगध नरेश धनानंद को दे सके। लेकिन पता नहीं वो सूचना दे पाया भी या नहीं। आचार्य गजानन की बात सुनकर मालकेतु बोला, राजहंस ने सूचना पहुंचा दी थी, लेकिन इसके बावजूद चाणक्य सबकी आंखों में धूल झोंक मगध से वापस लौट आया। यह सुन गजानन चिंतित होते हुए बोले, यदि ऐसा है तो राजहंस अब तक आया क्यों नहीं? उसे तो यहां पहुंच जाना चाहिए था। आचार्य गजानन की बात सुन मालकेतु हैरान रह गया और बोला, राजहंस यहां नहीं पहुंचा? ये कैसे संभव है? वो तो मुझसे पहले ही मगध से निकल चुका था। उसे तो अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। आचार्य गजानन चिंतित स्वर में बोले, नहीं, राजहंस अब तक यहां नहीं पहुंचा है। अब तो मुझे उसकी चिंता हो रही है, कहीं चाणक्य ने उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मालकेतु बोला, आप चिंता ना कीजिए आचार्य, हो सकता है राजहंस डर के कारण कुछ दिन कहीं और चला गया। 2-3 दिन और उसकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। अगर वो यहां नहीं पहुंचा तो मैं उसका पता लग पाऊंगा। मालकेतु की बात से प्रभावित हो आचार्य गजानन बोले,
तुम्हारा बहुत बहुत उपकार मालकेतु, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। जहां गजानन राजहंस को लेकर चिंतित दिख रहे थे, वहीं चाणक्य का हितैषी तामी राजहंस की आंखों पे पट्टी बांध उसे एक झोपड़ी में ले आया, जिसमें रात के घनघोर अंधेरे में एकमात्र छोटा सा दिया जल रहा था। राजहंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहां और किस उद्देश्य से लाया गया था। डर और घबराहट से उसके पसीने छूट रहे थे। तामी उसे उस झोपड़ी में छोड़ वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस झोपड़ी में खाने की थाली लेकर आया। उसने थाली को किनारे रख राजहंस के आंखों पे बंधी पट्टी खोली। पट्टी खोलने के बाद राजहंस ने जब उस व्यक्ति की तरफ देखा तो पाया कि साधारण कपड़ों में एक आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी लंबी और घनी मूछें थी और उसने सर पे पगड़ी बांधी हुई थी। उसने खाने की थाली राजहंस के सामने रख दी और फिर इधर उधर देखते हुए उसके हाथ खोल धीरे से उसके कानों में बोला, मैं मगध का गुप्तचर हूं। मुझे तुम्हारे पीछे तुम पे नजर रखने के लिए भेजा गया था। मैं किसी तरह इनके खेमे में शामिल हो गया और तुम तक पहुंच गया। ये सुन राजहंस हैरान रह गया और हड़बड़ाहट में बोला, मुझे यहां से ले चलो। उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, बहुत मुश्किल है। बाहर ये लोग बहुत अधिक तादाद में हैं और चारों तरफ कड़ा पहरा लगाया हुआ है। ये सुन राजहंस चिंतित हो उठा और बोला, कोई तो उपाय होगा इनकी कैद से छूटने का। एक उपाय है, वो व्यक्ति लगभग फुसफुसाते हुए बोला। क्या? उत्सुकतावश राजहंस ने पूछा। वो व्यक्ति अत्यंत धीमे स्वर में बोला, तुम चाहो तो किसी के लिए मेरे माध्यम से संदेश भिजवा सकते हो जो तुम्हारी मदद कर सके। ये सुनते ही राजहंस उत्सुक हो बोला, क्या तुम मुझे कहीं से कलम और ताड़पत्र लाकर दे सकते हो? उसकी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, मुझे थोड़ा समय दो, तब तक तुम भोजन कर लो। राजहंस भोजन करने लगा और वो व्यक्ति वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति हाथों में ताड़पत्र और एक कलम लेकर वापस आया और उसने वो राजहंस को दे दिया। राजहंस ने तुरंत ही उस ताड़पत्र में आचार्य गजानन के नाम एक संदेश लिखा और ताड़पत्र उस व्यक्ति को थमाते हुए कहा, आप ये पत्र किसी भी तरह तक्षशिला में आचार्य गजानन तक पहुंचा दीजिए। ध्यान रहे, ये पत्र आपको सिर्फ आचार्य गजानन के ही हाथ में देना है। अच्छा, तो तुम आचार्य गजानन के लिए काम करते हो? एक तेज और भारी आवाज गूंजी। राजहंस ने जब ये आवाज सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी नजरें आवाज की दिशा में दौड़ाई तो सामने आचार्य चाणक्य खड़े थे। चाणक्य तेज कदमों से चलते हुए राजहंस के पास पहुंचे और उन्होंने वो ताड़पत्र वहीं खड़े गुप्तचर से अपने हाथ में ले लिया। आचार्य चाणक्य ने वो ताड़पत्र खोला और उसे ध्यान से पढ़ा और फिर राजहंस की तरफ देखते हुए बोले, तो आचार्य गजानन के कहने पे तुमने हमें पकड़वाने की योजना बनाई थी। राजहंस से कुछ बोलते ना बना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए। आचार्य चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ? अब तो तुम्हारे विरुद्ध सबूत भी है मेरे पास। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हें बचा लेगी? राजहंस घबराते हुए बोला, आचार्य चाणक्य, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप मुझे इस तरह से बंदी नहीं बना सकते। उसकी बात सुन आचार्य चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, और जो तुमने किया क्या वो सही था? बिना किसी कारण तुमने मेरी मृत्यु का जाल बिछाया। क्या वो नीति के हिसाब से ठीक था? नहीं ना? राजहंस के पास आचार्य चाणक्य के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। आचार्य चाणक्य बोले, तुम उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दो, रहो यहां बंदी बनकर। राजहंस को समझ आ गया था कि वो पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि यहां से बचकर निकलना आसान नहीं था। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं आचार्य चाणक्य? चाणक्य का दाव सही लग गया था। वो उसकी तरफ पलटते हुए बोले, यही कि तुम आज से मेरे लिए काम करो। तक्षशिला में आचार्य गजानन के साथ रहकर उनकी हर योजना के बारे में मुझे बताओ। राजहंस असमंजस में बोला, यह संभव है, मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य कुटिल मुस्कान के साथ बोले, वफादारी तो तुम तब निभाओगे जब यहां से जिंदा बचकर जा पाओगे, बाकी तुम सोच लो। राजहंस के पास आचार्य चाणक्य की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला,
ठीक है, आप जैसा कहेंगे आचार्य, मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन मगध के उस गुप्तचर का आप क्या करेंगे? राजहंस का इशारा उस व्यक्ति पे था जो चाणक्य के समीप ही खड़ा था। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ये और गुप्तचर? उनके मुस्कुराते ही उस व्यक्ति ने अपनी पगड़ी खोल दी और मूछें हटा दी। गुप्तचर के भेष में वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सूरजमल था। राजहंस समझ चुका था कि यह सारा षड्यंत्र आचार्य चाणक्य द्वारा रचा गया है। आचार्य चाणक्य आगे बोले, अब तुम आजाद हो राजहंस, लेकिन ध्यान रहे कि गलती से भी मेरे साथ छल करने की मत सोचना। वो ताड़पत्र उसे दिखाते हुए आचार्य बोले, वरना हमें मजबूरन ये पत्र जाकर आचार्य गजानन को दिखाना होगा और उन्हें बताना होगा कि उन्होंने एक कच्चे घोड़े पे दाव लगाया है, और उसके बाद मेरा तो जो होगा सो होगा। आचार्य गजानन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाणक्य की बात सुनकर राजहंस का गला सूख गया। उसने सर झुकाकर कहा, आप चिंता न करिए आचार्य, आपने जैसा कहा मैं ठीक वैसा ही करूंगा। ये कहकर राजहंस वहां से जाने को हुआ कि तभी उसके पैर पे तलवार का एक जोरदार वार हुआ, जिससे वो तुरंत ही जमीन पे गिर गया और पीड़ा से कराहने लगा। उसने पीछे देखा तो सूरजमल के हाथ में तलवार थी। आचार्य चाणक्य की तरफ हैरानी में देख राजहंस बोला, मैंने तो आपकी बात मान ली है, फिर ये वार क्यों आचार्य? मुस्कुराते हुए चाणक्य बोले, आचार्य गजानन को क्या उत्तर दोगे? तुम्हें तक्षशिला पहुंचने में इतना विलंब कैसे हो गया? चाणक्य मुस्कुरा रहे थे और राजहंस उनके मुंह को ताके जा रहा था। इधर तक्षशिला के गुप्त कक्ष में पप्पत अकेले बैठा था। वो वहां आचार्य चाणक्य के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। साथ में वो चौकन्ना भी था कि कहीं कोई उसकी निगरानी तो नहीं कर रहा। कुछ ही समय में वहां चाणक्य ने प्रवेश किया। पप्पत को देख उनके चेहरे पे एक मुस्कान उभर आई। पप्पत ने उन्हें देख प्रणाम किया। आचार्य चाणक्य उसे आशीर्वाद देते हुए धीमे स्वर में बोले, तक्षशिला में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं राजकुमार पप्पत। पप्पत आभार व्यक्त करते हुए बोला, ये सब आपके कारण संभव हो पाया है आचार्य। यदि आप सही समय पर मेरा मार्गदर्शन नहीं करते तो मैं कभी यहां नहीं पहुंच पाता। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने आचार्य गजानन के पैर क्यों छुए, ये मुझे समझ नहीं आया। चाणक्य ने असमंजस में पूछा। उनकी शंका को दूर करते हुए पप्पत बोला, क्योंकि महामंत्री अमात्य को शायद मेरा यहां आना पसंद नहीं था। ये उन्हीं की इच्छा थी कि मैं आचार्य गजानन के संरक्षण में रहकर शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए मैंने आचार्य गजानन का आशीर्वाद लिया। आचार्य चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन तुम्हें यहां हर कदम सावधानी से रखना होगा। किसी को भी ये न पता लगने पाए कि तुमने मेरे कहने पे तक्षशिला में प्रवेश लिया है, खासकर आचार्य गजानन को। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पिता महाराज धनानंद कभी भी तुम्हें वापस बुला लेंगे और इस प्रकार तुम्हारा उच्च शिक्षा का स्वप्न पल भर में टूट जाएगा। पप्पत एक आत्मविश्वास के साथ बोला, आप चिंता मत कीजिए आचार्य, यहां पे मेरा हर कदम सुरक्षित और प्रगति की ओर ही होगा। जहां एक और आचार्य चाणक्य और राजकुमार पप्पत गुप्त रूप से बातचीत कर रहे थे, वही मालकेतु पप्पत को ढूंढते हुए गुपचुप तरीके से उस कक्ष की ओर बढ़ रहा था। चाणक्य और पप्पत इस बढ़ते खतरे से एकदम अनजान थे।